हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति। आज हम जानेंगे शरद ऋतुचर्या के बारे में। दोस्तों, भारत में पूरे साल भर को 6 ऋतु में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक ऋतु जो है उसका नाम है शरद। अभी इसका जो कालावधि है वो है 14 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक। ये जो पूरा 2 महीने का कालावधि है इसको हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। अभी ये जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु के बाद आता है, यानी कि रेनी सीजन के बाद आता है। तो वर्षा ऋतु में जो भी पित्त बॉडी में एक्यूमुलेट होता है या फिर संचित होता है उसका ओवरफ्लो यानी कि प्रकोप हमें शरद ऋतु में देखने को मिलता है। इसीलिए शरद ऋतु को रोगों की माता भी कहा गया है। रोगों की माता, इसका मतलब क्या है कि जो भी विकार बॉडी में उत्पन्न होते हैं वो इसी ऋतु में उत्पन्न होते हैं। ओके, तो इसी ऋतु में कोजागिरी पूर्णिमा और नवरात्रि भी आता है। तो ऐसे हम शरद ऋतु को डिवाइड कर सकते हैं। अभी पित्त का जो पाचक स्राव है यानी कि पित्त, ये उष्ण गुणात्मक होता है। यानी कि हम जो भी उष्ण गुणात्मक आहार इस ऋतु में करेंगे या फिर विहार करेंगे वो हमारी बॉडी को धोखादायक हो सकता है या फिर हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो हम देखेंगे आगे कि शरद ऋतु में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि कौन से डिजीजेस या फिर विकार इस ऋतु में हो सकते हैं। उसमें पहला जो आता है वो है फीवर यानी कि बुखार। बहुत लोगों को इस ऋतु में फीवर आ सकता है या फिर बहुत लोगों के स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, उसको कहते हैं अर्टिकेरिया या फिर शीत पित्त। ओके, ये सब जो सिम्टम्स है दोस्तों वो इस ऋतु में बहुत ही कॉमन है। अगला जो आता है वो है वॉमिटिंग और फिर डायरिया। ये भी बहुत लोगों को इस ऋतु में होता है। इन सब का एक ही कारण है दोस्तों, वो है पित्त। जैसे मैंने पहले बोला कि पित्त का जो उष्ण गुण है वो इस ऋतु में बढ़ जाता है, उसका विदग्ध स्वरूप हमें इस ऋतु में देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र जो है वो ये मानता है कि बहुत सारे डिजीजेस को हम डाइट के बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम हमारा आहार कंट्रोल करें या फिर उसको ठीक से करें तो हम बहुत सारे विकारों को उत्पन्न करने से रोक सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आता है बाइफर्केशन, वो आता है रस के अनुसार। यानी कि हम कौन सा टेस्ट डेली हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं। उसमें आता है सबसे पहले मीठा या फिर मधुर रस। ये जो है वो बताया गया है कि शरद ऋतु में मधुर रस हमें सेवन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी स्वीट लवर्स है उनके लिए ये ऋतु परफेक्ट है। सेकेंड जो रस है वो है तिक्त यानी कि कड़वा। अभी कड़वा जो रस है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, फिर भी हम इस ऋतु में कड़वे रस को सेवन करना चाहिए क्योंकि इससे पित्त बढ़ेगा नहीं। ओके, थर्ड रस जो है वो है कषाय यानी कि तुअर रस। इसको भी हमें सेवन करना है डेली बेसिस पे। ओके, अभी कौन से रस सेवन नहीं करने हैं वो है अम्ल यानी कि खट्टा। इस रस को हमें सेवन नहीं करना है क्योंकि इससे पित्त बढ़ता है। ओके, सेकेंड जो रस है वो है लवण यानी कि खारा। इसे भी हमें ज्यादा सेवन नहीं करना है, रीजन सेम ही है कि इससे पित्त बढ़ता है। और नेक्स्ट जो है वो है कटु यानी कि तीखा। इसे भी हमें सेवन नहीं करना है। ओके, सेकेंड जो बाइफर्केशन है वो आता है गुण के अनुसार। यानी कि पित्त का गुण उष्ण होता है तो इसीलिए हमें इसके ऑपोजिट यानी कि शीत गुण का सेवन करना है। शीत बोलने के बाद डायरेक्टली हमारे मन में आइसक्रीम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पहले शीत नहीं होते लेकिन बाद में डाइजेस्ट होने के बाद उनका जो असर है वो हमें शीत दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है घी या फिर दूध का सेवन। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घी पसंद नहीं आता या फिर जिनको दूध पसंद नहीं आता, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, मतलब जिनको बहुत बार एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उन्हें घी या फिर दूध का सेवन करना ही चाहिए और इस ऋतु में भी इसको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनाज यानी कि सीरियल्स में हम लोग क्या क्या खा सकते हैं। पहले तो आता है गेहूं यानी कि व्हीट, सेकंड आता है ज्वार यानी कि जवार, और थर्ड आता है हमारा राइस। ओके, ये सब का सेवन हम इस ऋतु में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो है दाल। दोस्तों, ध्यान रखें कि तुअर की दाल जो है वो पित्त को बढ़ाती है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाती है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना है। लेकिन मूंग दाल का सेवन हम कर सकते हैं, चना दाल का सेवन कर सकते हैं और मसूर दाल का भी सेवन हम इस ऋतु में कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बारी आती है अब फलों की। उसमें अंजीर का हम सेवन कर सकते हैं या फिर जो भी मीठे रस वाले फल होते हैं जैसे कि पके केले या फिर
एप्पल्स, इनका सेवन हम कर सकते हैं। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स में अगर ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए तो उसमें पिस्ता, बादाम, काजू, इन सब का सेवन हम लोग बेझिझक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप देखते हैं डोंट्स यानी कि अपथ्य, हमें इस ऋतु में क्या क्या नहीं करना है। जो भी पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो हमें इस ऋतु में नहीं करनी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो रस है उनमें पहले आता है खट्टा यानी कि सावर, नेक्स्ट जो आता है वो है खारा यानी कि सॉल्टी, और नेक्स्ट आता है स्पाइसी। तो सावर, सॉल्टी एंड स्पाइसी, ये जो रस है हमें इनका कंट्रोल में सेवन करना है या फिर बहुत कम मात्रा में सेवन करना है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? दही, खट्टी छाछ, बाजरा, उड़द की दाल, तूर की दाल, मेथी, लहसुन, प्याज, इमली, मूंगफली, ये सब जो चीज़ें हैं वो पित्त को बढ़ाती है, इसीलिए हमें इनका सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट जो आता है वो है घी। तेल की जगह पे स्पेशली अगर हम घी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा पित्त के लिए। बारी आती है पंचकर्मों की। पंच यानी 5, ऐसे 5 कर्मों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। इसमें से 2 कर्म जो है वो हम शरद ऋतु में कर सकते हैं। सबसे पहले आता है विरेचन, यानी कि जो टॉक्सिक पित्त है या फिर जो विशिएटेड पित्त है उसे हम बॉडी से निकाल देते हैं लूज मोशंस के जरिए। आप में से बहुत लोगों ने ये किया भी होगा। हम इसमें चूर्ण या फिर कोई मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद लूज मोशंस के जरिए जो भी टॉक्सिक पित्त होगा वो बॉडी से चला जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो है रक्त मोक्षण। अभी दोस्तों बहुत लोगों का ये मानना है या फिर कहना है कि रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड डोनेशन। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है, ये सही नहीं है, क्योंकि ब्लड डोनेशन इसका मतलब रक्त मोक्षण नहीं होता। रक्त मोक्षण में जो टॉक्सिक ब्लड होता है या फिर विशिएटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी से निकल जाता है। ओके, और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इस ऋतु में? वो है लेप, जैसे कि चंदन का लेप या फिर कपूर का लेप, मतलब जो भी शीत गुणात्मक द्रव्य होते हैं उनका हम लेपन इस ऋतु में कर सकते हैं। फिर रात को चांदनी के नीचे बैठना, सुगंध जो पुष्प होते हैं उनका सेवन करना, शीतल जल का सेवन करना, यानी कि जैसे मैंने पहले भी बोला पित्त का स्वाभाविक गुण जो है वो है उष्ण, उसको ऑपोजिट मतलब उसको नलिफाई करने के लिए हम शीत द्रव्यों का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आता है अपथ्य में वो है दिवास्वाप, यानी कि दिन में सोना। भी हम में से बहुत लोगों को ये आदत होती है कि वो दिन में सो जाते हैं, लेकिन इससे पित्त बढ़ता है, इसलिए हमें ये नहीं करना है। रात को जल्दी सोना है, जागरण नहीं करना है। नेक्स्ट जो आता है वो है रात में पसीना आए ऐसे खेल खेलना, यानी कि दोस्तों देखिए कैसा कोइंसिडेंस है कि नवरात्रि भी इसी ऋतु में बताई गई थी, इसीलिए हम रात में गरबा या रास दांडिया करते हैं, जिससे कि हमें पसीना आता है और जो भी पित्त होता है वो बॉडी से स्वेट के रूप में निकल जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी शरद ऋतु के बारे में। थैंक यू सो मच।